बदला ले लिया गया। जो हमारे 11 लोग शहीद हुए थे, उसमें जो हलाकत का कहा जा रहा है, उसमें टीटीपी का लीडर था जिसका नाम नूर वली मसूद था। कभी कभार दोस्ती का हाथ आप एक हद तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ता है, तो दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जितनी भी टारगेटिंग की वो बड़ी प्रिसिजन तरीके से की। तकरीबन 7 बिलियन के वेपन्स अमेरिकन जाते हुए उधर छोड़ के गए और वो इन्हीं के हाथ में लगे हैं ज़्यादातर, जो कि टेररिस्ट हैं। ये टेररिस्ट ऑपरेशन जितने भी हैं, इनकी जो बेसिस होती है वो 3 चीज़ों पे होती है: पीपल, गन्स एंड मनी। अफगान गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। जितने हादसात आपके हो रहे हैं वेस्ट में, तो इससे तो यही लग रहा है कि वो इंडिया के साथ ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है। सर, हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है? हमारी जो टेक्नोलॉजी जिस तक है वो इंडिया से बहुत बेहतर है। तो हमेशा से वो उनका ख्वाब रहा है कि भी हम F-16 को किसी तरह गिरा लें। सर, ये सुनने में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सदीक और आपके लिए एक नई एपिसोड लेकर खिदमत में हाजिर हुए हैं। एक बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आज लाहौर स्टूडियोज़ में। आज हमने इन्हें मदऊ किया है, जो कि पाकिस्तान की और भारत की जंग हुई थी उससे रिलेटेड बात करने के लिए भी। और इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे लगता है किसी और के पास नहीं है। आज ये लाहौर आए हुए थे तो हमने कहा इनसे वो एक्सक्लूसिव न्यूज़ ली जाए, जो कि आप तक पहुँचाई जाए, और हमारा काम भी यही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद है ना, वो एयर मार्शल आमिर मसूद साहब मौजूद हैं। इन्हें सितारा बिसालत भी दिया गया है। एयर डिफेंस के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन की बात की जाए तो इनका बहुत बड़ा किरदार है। 17 से 18 साल इन्होंने सरगोदा बेस में गुजारे। बहुत से इस तरह के जो इनिशिएटिव्स लिए इन्होंने पाक फ़ज़ाइया के लिए, जो आज करामद हैं। इनसे बहुत सी चीज़ें पूछने जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहिए और एंड तक इस एपिसोड को और इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप इस्लामाबाद से तशरीफ़ लेके आए लाहौर स्टूडियोज़ में, और शुक्रिया अगेन कि आप यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं। सर, कैसी तबीयत है आपकी? थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग मी, और आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत पे हमला होता है, और अभी तक तस्दीक नहीं की गई, अनकन्फर्म्ड न्यूज़ थी कि बदला ले लिया गया। हमने मुख्तलिफ टिकर्स में और न्यूज़ चैनल्स पे ये खबर चलते हुए देखी कि बदला ले लिया गया। जो हमारे 11 लोग शहीद हुए थे, हमारे जो नौजवान सपूत पाक आर्मी के। तो सर, उसमें जो हलाकत का कहा जा रहा है, उसमें 2-3 लोग जो मेन थे। एक पी का वो लीडर था, चौथा उनका लीडर था, सरबराह था, जिसका नाम नूर वली मसूद था। उसके अलावा भी बहुत से, खालिद कोई था, और भी 2-3 लोग इस तरह के इन्वॉल्व थे, जो आगे उन्होंने रखे होते हैं कि ये बनेगा मेरे बाद सेकंड टीयर। तो सर, हमारी कैपेबिलिटी की अगर बात करें पाक फ़ज़ाइया की, हमारे पास क्या कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं, और हम क्या, जिस तरह इज़राइल और मुख्तलिफ ममालिक टारगेटेड वो कहते हैं ना, हमले करते हैं और वो स्पेसिफिक बंदे को भी हिट करना जानते हैं, तो क्या पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के पास भी ये कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाक फ़ज़ाइया ने जहाँ पे कन्वेंशनल वॉर में और एयर कॉम्बैट में अपना एक लोहा मनवाया है, और कई दफ़ा जिस तरह पुलवामा में जो कुछ हुआ, अभी सिंदूर के जवाब में जो हमने किया, पाकिस्तान फ़ज़ाइया कोई 25 साल से ये अनकन्वेंशनल जो वॉर है, या जिसे इर्रेगुलर वॉरफेयर कहते हैं, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में भी हिस्सा लेती रही है। ठीक। और इसने बहुत सारे जगहों पे पाकिस्तान आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत डिफरेंस क्रिएट किया है, और इवॉल्व हुई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। 2004 से मुझे याद है कि ये ऑपरेशन शुरू हुए, और उस वक़्त मैं स्क्वाड्रन में था, और स्क्वाड्रन कमांड कर रहा था जब 2005 में इनको फर्दर, मतलब हमें इनके टारगेट्स मिलते थे। काफ़ी सारे जो टेररिस्ट उस साइड से आते थे, और ये तीरा वैली वाला एरिया बड़ा एक्टिव था। अच्छा। फिर ज़रब अज़ब हुआ, फिर रद्दुल फ़साद हुआ, फिर इसी तरह जितने भी, मार्का हक अभी रिसेंटली अभी हुआ। मार्का हक तो खैर अभी हुआ। उसके दरमियान भी बहुत सारे हमने स्वात वैली का जो ऑपरेशन हुआ पूरा, वो मुझे मौका मिला वो लीड करने का भी। ओके, एयर माशाल्लाह। जी हाँ, तो वो
उसमें बहुत सारी हमारी कोऑर्डिनेशन रही पाक आर्मी के साथ, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जितनी भी टारगेटिंग की वो बड़ी प्रिसिजन तरीके से की, और कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं था। वाह! और ये वो चीज़ थी जिसका हम ख़ास ख्याल रखते थे, बिकॉज़ कोलेट्रल डैमेज एक ऐसी चीज़ है जो कि पॉपुलेशन को आपके ख़िलाफ़ कर देती है, ठीक है, और उसमें मासूम जानें चली जाती हैं। तो हम इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखते थे कि किसी किस्म का कोलेट्रल ना हो, ठीक है। कोई और सिविलियन उसको डैमेज ना हो, जो आम बिल्कुल, कोई लोग होते हैं, सिविलियन किसी मासूम किस्म लोग का, जो होते चाहे हैं। वो बच्चे हैं, औरतें हैं, मासूम शहरी हैं, किसी किस्म का, जब तक वो पूरा क्लियर उसके अंदर कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं हो जाता था और क्लियर तरीके से हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं आती थी कि यहाँ पे अब सिर्फ टेररिस्ट रह गए हैं, ओके, तो वो ऑपरेशन हम नहीं करते थे। और हमारे पास ये सलाहियत बिल्कुल मौजूद है कि हम बहुत प्रिसिजन के साथ, वाह! यानी कि इतनी प्रिसिजन कि आप समझ लें कि लेस देन 4-5 फीट के अंदर-अंदर हम वो उस टारगेट को एंगेज कर सकते हैं, और शायद इससे भी कम भी कर ठीक हो सकते गया। हैं। और हमारे पास जहाज़ भी हैं, हमारे पास ड्रोन्स भी हैं, हमारे पास लेज़र गाइडेड वेपन्स भी हैं, हमारे पास स्टैंड ऑफ वेपन्स भी हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की वो चीज़ मौजूद है, जिसमें हम ना सिर्फ़ दुश्मन को निशाना बना सकते हैं, बल्कि बड़े डायनामिक तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं, और उसको बहुत शॉर्ट रिएक्शन टाइम के साथ हम उसका मतलब सैटेलाइट के थ्रू हमें अगर उसकी इमेजरी भी मिल रही हुँ, होती है, उसके अलावा हमें कोऑर्डिनेट्स भी मिल रहे हैं, तो हमें वो तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, हमारे पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, हवा में भी, जहाज़ में भी, वेपन्स में भी, कि हम उनको बहुत शॉर्ट नोटिस पे टारगेट कर सकते हैं और बहुत ठीक। प्रिसिजन के साथ कर सकते हैं, इसमें ठीक कोई हो शक गया। नहीं। सर वो जिस तरह होता है ना कि हम लोग भी कोई ब्रेकिंग आ जाए ना तो हम स्टैंड बाय पे रहते हैं। कोई भी इस तरह की खबर आ जाए तो हम लोग फ़ौरन घर से सोए हुए भी हों तो फ़ौरन हमें एक्टिव होना पड़ता है। तो क्या आपको भी इस तरह का कोई फ़ेस करना पड़े मामलात अपनी पूरी सर्विस में? कि जब आप घर में हों तो एकदम पता चला हो ये हो गया है, तो बस फ़ौरन एक्टिव हो जाएँ, स्टैंड बाय हो जाएँ? लेकिन जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तारीख में, देयर हैव बीन नेवर अ डल मोमेंट्स, मैं बिल्कुल ठीक। आपको बताऊँ। और दहाइयों से कहीं पे भी कोई वाक़या होता है तो पाकिस्तान जो है वो ज़रूर अलर्ट पे आ जाता है, और पाकिस्तान फ़िज़ाइया इज़ द फर्स्ट रिस्पोंडेंट ऑलवेज़। अच्छा, तो मुझे क्योंकि मौका मिला ज़्यादातर फाइटर स्क्वाड्रन में ही रहने का, और F-16s पे और सरगोदा में रहने का, तो ऐसे स्क्वाड्रन थे कि जिसमें हर वक़्त हम अलर्ट पे ही होते थे। हुँ, कहीं पे भी कोई चीज़ हुई तो हमें जो है उन्होंने, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये 9/11 का वाक़या हुआ, हुँ, तो मैं 2001 में। जी हाँ, तो मैं अपने 2001 में मैं स्क्वाड्रन लीडर था, और मैं फैमिली के साथ वापस आ रहा था लाहौर से, और सरगोदा में जैसे ही हम फ्लैट में घुसे, टीवी ऑन किया, तो वो इमेजेस आना शुरू हो गई 9/11 की। ठीक तो है, मैंने अपनी मिसेज़ से यही कहा, मैंने कहा लगता है कोई ना कोई अलर्ट आने वाला है, और 5 मिनट बाद वो कॉल आ गई कि जी आप एयर डिफेंस पे आप रिपोर्ट एक्टिव हो करें, जाएँ। और स्टेटस जो है वो इंक्रीज़ हो गया और आपको उधर आना होगा। हुँ, सो ये मतलब दुनिया में किसी जगह पे भी कोई कुछ भी होता है तो पाकिस्तान को ज़रूर या तो मुर्द इल्ज़ाम बना दिया जाता है, या बिल्कुल कोई ना ठीक। कोई लिंकेज ड्रॉ कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान फ़ज़ाइया हमेशा से बहुत एक किस्म का आप कह रहे हैं कि अलर्ट पे रही है, तैयारी रही है हमेशा से। ठीक, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग ऑल्सो। ठीक है। तो इस वजह से हमें जब खुदा ना ख़ास्ता कोई कॉन्टिजेंसी आती है तो हमें ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल चीज़ है। इट्स अ हुँ, पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी, एंड इट्स अ ठीक, पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। ठीक। तो वो कोई ज़्यादा हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और उसका रिस्पॉन्स भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक। वो तो हमने देखा ही सर जी, जब राफ़ेल गिरे, तो जी, रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा था कि 6-0 पे आए, फिर अब 7 पे भी कहीं लोग क्लेम कर रहे हैं जी। कि 7 जहाज़ गिराए पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने, जो कि बाकायदा तौर पर अब इंटरनेशनल मीडिया पे भी हमें देखने को मिल रहा है। सर लेकिन वो जिस तरह कहते हैं ना कि आप लोगों का मेनली ट्रेनिंग का पार्ट क्या रहा? एक वो होता है कि एयर फ़ोर्स का पायलट बनने के लिए क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए इंसान में, जिसके बाद वो बनता है कहते हैं जी ऊपर जाके ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, बंदा बेहोशी की नमनेस में आ जाता है। तो सर क्या माइंड ऐसा होता है, आप लोग क्या खाते हैं माशाल्लाह, जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं और हवा में भी जाके मैं कहता हूँ अपने दुश्मन को पूरी आँख से देख रहे होते हैं? देखिए, ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का हमेशा से तुरा इम्तियाज़ रहा है, और बिल्कुल मेरा ठीक। ख़्याल में यही वो चीज़ है कि जिससे हम अपने से न्यूमेरिकली सुपीरियर एनिमी को, हमारी जो ऑफसेट स्ट्रैटेजी रही है, वो ज़्यादातर ट्रेनिंग ही रही है, और हुँ, ये दुश्मन भी एग्री करता है। अच्छा, दुश्मन रवि रखाए की एक किताब है फ़िज़ाइया, उसमें उसने बड़े क्लियरली ये मेंशन किया है कि 65 की जंग में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने किस तरह से इंडिया की एयर फ़ोर्स को मात दी, और हुँ, उसमें जो 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसमें एक तो लीडरशिप थी और बोल्ड डिसीजन मेकिंग थी, हुँ, जो कि हमारी उस ज़माने में थी और अभी भी है।
उस ज़माने में अगर आपको याद हो असगर खान साहब थे, उसके बाद नूर खान साहब ने टेक जी, ओवर जी। किया, तो बड़े डायनामिक किस्म के वो लीडर्स है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंडिया को कंपेयर करें या किसी और उसको करें। और वो ना सिर्फ फाउंडिंग फादर्स थे बल्कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला एक कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस बिल्कुल ठीक। कराया और बहादुर लोग थे बेसिकली। हुँ, और उसके अलावा जो ट्रेनिंग थी, उसने जो दूसरी चीज़ कही उस किताब में, वो ट्रेनिंग का कहा कि उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान फ़िज़ाइया की हमेशा से बहुत अच्छी रही है। ठीक है। और इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किए और उसमें हमारी जो आप कह लें कि जो बेसिस रखी गई, वो हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ स्पेशली जो अमेरिका के साथ हमारा एक ग्रुप में रहे। आप कह सकते हैं कि हमारे हमेशा से अमेरिका के साथ ट्रांज़िशनरी रिलेशनशिप्स रहे हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन पाकिस्तान फ़िज़ाइया को काफ़ी फ़ायदा हुआ इस कैंप में होने से, अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका का जो वे ऑफ थिंकिंग था एयर फ़ोर्स की एम्प्लॉयमेंट का, वो बहुत इंडिपेंडेंट था ठीक है। और उन्होंने काफ़ी उनको खुला हाथ दिया हुआ था। और वो समझते थे कि एयर पावर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू फर्स्ट विन द बैटल इन एयर इफ़ यू हैव टू हुँ, विन द बैटल ऑन ग्राउंड। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह से जो इंडिया वाले थे वो रशिया के कैंप में रहे हुँ, और रशिया का जो वो रहा है वो हमेशा से एयर आर्टिलरी के तौर पे एयर फोर्स को इस्तेमाल करते रहे हैं, जो हमने अफ़गान वॉर में भी देखा जी, जब हमने उनके काफ़ी सारे जहाज़ गिराए, कि वो हमेशा एडजंक्ट था एक या वो एक किस्म की दे वर सबसर्विएंट टू द डिक्टेट्स ऑफ आर्मी एंड अदर फोर्सेस। ठीक। तो वो एयर फोर्स को इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं एम्प्लॉय कर सके और ग्रो भी नहीं कर सके, जबकि हमारी ट्रेनिंग में बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग रही। हमारे टैक्टिकल लीडरशिप से लेकर स्ट्रेटेजिक लीडर तक ने हुँ, एम्प्लॉयमेंट जो एयर फोर्स को की बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से की और सही। वही चीज़ आपको नज़र आई अभी इस वाले ऑपरेशंस में भी, मार्का हक में भी जी। जब हमने रिस्पॉन्स दिया, तो हुँ, एक नज़र आ रहा था कि एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, एक हुँ, डिसीजन मेकिंग डिसीज़न फास्ट मेकिंग है, फ़ास्ट है। क्लैरिटी है, बिल्कुल ठीक। एक जो चेंज चल रही है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप से लेकर टैक्टिकल तक, उसमें एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से, एक्शंस के लिहाज से क्लैरिटी है और ठीक कह रहे डिसीजन हैं। मेकिंग भी प्रॉम्प्ट है। बिल्कुल ठीक और कह रहे यही हैं। वो चीज़ थी कि जिसकी वजह से हमने जहाज़ उनके जल्दी मारे और हुँ, पहले 1 घंटे में जो है कंट्रोल ऑफ एयर अचीव किया। बिल्कुल ठीक। उसके अलावा ट्रेनिंग में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कभी। हुँ, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस बने, जिसमें फ्लाइट लीडर स्कूल था, जो हुँ, कि असगर खान साहब के ज़माने से शुरू हुआ और उसके बाद 70s में आफ्टर द 71 वॉर वो कॉम्बैट कमांडर स्कूल बन गया, जिसे टॉप गन स्कूल कहते हैं। हुँ, और आज वो एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से, हुँ, बिकॉज़ उसकी ग्रोथ होती रही। हुँ, और जहाँ वो फ्लाइट लीडर स्कूल बेसिक फ्लाइंग को देखता था, वो कॉम्बैट कमांडर स्कूल में सिनेरियो बिल्डिंग होनी शुरू हो गई, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स उसमें इंटीग्रेट हो गए। और अब इसमें जो हमने जब एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, तो इसमें हमने एक एग्रेसर स्क्वाड्रन बनाया जिसको स्पेशली तैयार किया गया अच्छा, कि वो फॉर किस द तरह अटैक? फॉर एनी टाइम इफ देयर इज़ एनी कंटीजेंसी, हुँ, दे विल रिस्पॉन्ड फर्स्ट ओके। एंड बिफोर एनिमी डज़ एनीथिंग, वो दे विल टेक आउट द एयरक्राफ्ट। जिस तरह के जहाज़ आपको नज़र भी आया बिल्कुल ठीक। सर पुलवामा वो में भी हमने और तो इसमें एक देखे ना वो वीडियोज़ बड़ी वायरल जा रही थी कि जिस तरह वो शुम, शुम, शुम सर मैं तो हैरान जी। कि किस तरह से वो तो ज़िगज़ैग करते हुए हवा में तो वो जहाज़ जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग का जो है स्टैंडर्ड बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है और उसमें हम जब देते हैं ट्रेनिंग और जब सिनेरियोज़ पेश करते हैं, तो अपने पायलट्स को हमेशा डिफ़िकल्ट देते हैं टास्क टास्क भी, और उसके जो एनिमी होता है उसको ज़्यादा देते हैं चीज़, ताकि हमारे पायलट्स जो हैं वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार हों और वो मुकाबला कर सकें। अगर 2 जहाज़ हैं तो वो 4 या 8 जहाज़ के साथ मुकाबला कर सकें और विद ओके, इन्फीरियर वेपन्स ऑल्सो कर सकें। तो वो वाह! क्या टैक्टिक्स होंगे, वो क्या ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी होगी, वो क्या नेटवर्किंग होगी, वो हुँ, क्या ऑपरेशंस के लिहाज से मल्टी डोमेन वाला एलिमेंट होगा कि जिससे वो अ, बेहतर एनिमी को परफ़ॉर्म कर सकें। एनिमी को जो है वो नुकसान पहुँचा सकें ठीक है, विदाउट लूज़िंग एनी ऑफ देयर एयरक्राफ्ट। ठीक सो हो गया। ट्रेनिंग में ये जो टफनेस है, ये इसकी वजह से जब आप कॉम्बैट कमांडर स्कूल में जो ट्रेनिंग करते हैं या स्क्वाड्रंस में ट्रेनिंग करते हैं या एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जब आप करके हुँ, जाते हैं और अगर जंग के मैदान में आप करें, तो मोस्ट ऑफ द पायलट्स विल टेल यू कि वो ज़्यादा आसान है जो कि इंडिया को अच्छा, फेस करना, बजाय इसके कि अपने ट्रेनिंग के दौरान अपने पायलट्स को फेस जो करना। मशक़ें करते हैं। तो वो मेरा ख़्याल में वो जो होता है कि नो मर्सी वाला चक्कर और नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन हुँ, ट्रेनिंग, दैट हैज़ ऑलवेज़ हेल्प्ड वेरी नाइस, बिकॉज़ मेरिट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया वेरी नाइस। पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने। सर आपका कभी एनकाउंटर हुआ किसी टेररिस्ट से? जितना आपने सर्विस की, कोई पता हो कोई बड़ा नाम जो आपके ही टारगेट से हलाक हुआ हो? जी, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन तो काफ़ी किए। तो कोई अब स्टोरी बता मुझे दें कोई सर? बहुत सारे थे जिसमें ये जब सवात का ऑपरेशन हुआ, तो एक हमारा बड़ा हुँ, कामयाब ऑपरेशन था, हुँ, जो आप अगर सवात वाला ऑपरेशन देखें और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कोई
टेररिज्म नहीं आ सका इस साइट पे, और बड़े अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ, ना सिर्फ ये कि आर्मी के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन थी, सिविल एजेंसीज़ की कोऑर्डिनेशन थी, वेरी नाइस। गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन थी, क्योंकि जो ये एंटी टेररिस्ट और एंटी इंसर्जेंसी वाले जितने भी ऑपरेशन होते हैं, इसमें पॉपुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती बिल्कुल है। ठीक। क्योंकि पॉपुलेशन अगर आपकी तरफ है तो वो आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस भी दे रही होती है, हुँ, और वो टेररिस्ट को भी काफ़ी हद तक रोक रही होती है, या मतलब वो उनका हिस्सा नहीं बनती कम से कम। ठीक, दे कैन नॉट रिक्रूट द लोकल पॉपुलेशन। बेहतर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो स्वात ऑपरेशन जितना भी था, हमने हवा से भी जितना कुछ किया, उसके बाद आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आए। हुँ, प्योचार वैली का अगर आपको याद हो, वो एक हुँ, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, बिल्कुल जो ठीक कह रहे हैं। हेलीबॉर्न ऑपरेशन था। उससे पहले हम F-16s ने कंप्लीट उस चीज़ को जो है न्यूट्रलाइज़ किया, उधर जितना भी था, उधर की शेपिंग जिसे कहते हैं ऑफ द एनवायरनमेंट्स की सबसे पहले, ठीक है। ताकि सर वैसे ये जितने क्या तरीक़ेकार क्या होता है वैसे अगर किसी को टारगेट करना हो और आपको पता हो एक एरिये में टेररिस्ट ग्रुप बैठा हुआ है, जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है या उसके कोई मज़मूम मकासद हैं, तो उसको आप टारगेट कैसे करते हैं कि अगर आप हवास में हैं, तो उसको किस तरह से टारगेट करेंगे? जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि हमारे साथ एजेंसीज़ तो इन्वॉल्व होती हैं, पॉपुलेशन के अंदर से भी ह्यूमन आपको रिसोर्स भी मिल रहा होता है। आप वहाँ से हवा से किस तरह से टारगेट करते हैं? देखिए, आवाज़ से हमारे पास एक पिक्चर आ रही होती है, और हमें इंटेलिजेंस मिली होती है, उस जगह के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होते हैं, जिसकी वजह से आप एग्ज़ैक्टली आपको पता होता है कि किस जगह पे आपने उस चीज़ को हिट करना है। हिट करना है। प्लस वेपन्स आपके जो प्रिसिशंस होते हैं, जो लेज़र गाइडेड होते हैं, जिनमें आईएनएस और जीपीएस वगैरह लगा होता है, वो बिल्कुल उसी जगह पे जाते हैं जिधर आपने टारगेट करना होता है। जो टारगेट किया होता है। तो और वो देखिए, अलार्म बोलता है कोई सर अंदर जब वो टारगेट के ऊपर पहुँचते हैं? नहीं, अलार्म तो नहीं, बट आपको एक क्यू ज़रूर आते हैं, आपको पता लग जाता है कि किस वक़्त आपने टारगेट को हिट करना है। जो ये जो ये टेरेन है बेसिकली, ये बहुत हॉस्टाइल टेरेन है, बहुत ठीक, डिमांडिंग टेरेन है। ठीक। जितना भी आपका नॉर्थ का टेरेन है और वेस्टर्न साइड का टेरेन है, इसमें ज़्यादातर माउंटेन्स हैं ये वो। अगर आप देखें तो अमेरिकन एयर फ़ोर्स बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकी इधर। जी, तो उसके तो काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, जिसमें आप कहा जा सकता है कि क्या उनकी सक्सेस स्टोरी, बिकॉज़ कि उनको हमेशा से एक इन्वेडर के तौर पे देखा गया, हुँ, ऑक्यूपायर के तौर पे देखा गया, और हुँ। उसकी वजह से पॉपुलेशन कभी भी उनके साथ वो नहीं थी एंगेज कि हो सकी। और वो हमेशा से उनके साथ ही जो उनके खिलाफ फाइट कर रहे थे। लेकिन जो ये एयर अटैक्स होते हैं, दे आर अ सॉर्ट ऑफ लास्ट रिज़ॉर्ट इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस। ठीक, जिस तरह अभी भी आईएसपीआर वालों ने स्टेटमेंट दी थी कि हमें तब कभी-कभार दोस्ती का हाथ जो है आप एक हद तक बढ़ा सकते हैं या हुँ। बातें कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दैट इज़ द लास्ट रिज़ॉर्ट, सही, कि आपके जब तमाम बाकी चीज़ें फ़ेल हो जाएँ, जहाँ तक आपने टेबल पे बैठ के मामलात तय करने हैं या उनकी पॉलिटिकल सेटलमेंट करनी है, और बार-बार कहने के बावजूद अगर दुश्मन उसको एरिये को प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इंडिया कर भी रहा है हुँ, अफ़गानिस्तान में और बलूचिस्तान में, और अफ़गानिस्तान वाले लोग या अफ़गानिस्तान वाली गवर्नमेंट जो है उस चीज़ को नहीं काउंटर कर रही या उसको फैसिलिटेशन दे रही है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो एक स्टेज पे आके आपको मिलिट्री एक्शन करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि इनफ इज़ इनफ। हुँ, और वही वजह है कि आपको भी जब भी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं, आई थिंक हर गवर्नमेंट या हर सिक्योरिटी फोर्स की कोशिश ये होती है कि गवर्नेंस के थ्रू, पीपल सेंट्रिक अप्रोच के थ्रू उसको ठीक है, रिजॉल्व किया जाए, विच इज़ ठीक द है। बेस्ट वे। बिल्कुल ठीक। बट द लास्ट रिजॉर्ट इज़ यू यूज़ फायर पावर, और फायर पावर हुँ, सबसे ज़्यादा एयर पावर के पास होती है। तो ठीक। एयर फोर्स कैन यूज़ द मैक्सिमम फायर पावर विद प्रिसिजन, हुँ, और एंड इट हैज़ मतलब उसकी रीच बहुत दूर तक होती ठीक है। है। वो बहुत आगे तक जा सकती है। आपके पास ड्रोन्स हैं, आपके हुँ, पास जहाज़ हैं, आपके पास वेपन्स ऐसे हैं जो कि बहुत दूर तक एनिमी को हिट कर सकते हैं, ठीक। जो आपने इंडिया के लिहाज से भी देखा कि जब हमने उनकी बेसेस हुँ, वगैरह, लेकिन हमने अपने मिसाइल्स और अपने जो जहाज़ों के ऊपर लगाए हुए थे उनके अगेंस्ट उनके इस्तेमाल किया। सो एयर पावर के पास वो सरप्राइज़ वाला एलिमेंट भी है, ठीक है। प्रिसिजन वाला एलिमेंट भी है, और एक लिथैलिटी वाला एलिमेंट भी है, और स्पीड वाला एलिमेंट भी है। हुँ, तो मेरा ख़्याल में वो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए भी एज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक, और पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने हमेशा बहुत प्रिसिजन के साथ इसको किया ठीक। है। सर ये जो सारा मामला हुआ मार-ए-हक का, ऑपरेशन सिंदूर का अगर ज़िक्र करते हैं, रात के पहर हम लोगों ने वेट किया और सुबह होते ही हम लोगों ने हमला किया और 4 घंटे के अंदर उनकी बस हो गई। आप लोग रात में अटैक करना आप लोगों के लिए हवास है, ईज़ी है, नाइट विज़न में या आप रोशनी में ज़्यादा ईज़ी आप लोगों के लिए एक्सेसिबल होता है कि यार ईज़ी इस टाइम पे है?
बेहतर कौन सा टाइम है आप लोगों के लिए अटैक करने के लिए? देखिए, अभी तो आपके पास जिस तरह के वेपन्स हैं और जिस तरह की टेक्नोलॉजी है जहाज़ के मामले में, तो ना रात और दिन दोनों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, सर? जब हमने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन भी शुरू किए थे, तो ये टेररिस्ट को पता होता था कि रात के वक़्त इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो ज़्यादातर एक्शंस रात को करते थे हाँ, और सुबह के वक़्त वो छुपे रहते थे, ठीक। गारों में या अपने हाइडआउट्स में ये। और फिर रात को वो इकट्ठे होके जिस तरह गुरिल्ला हुँ, वॉरफेयर होती है उसके, और वो टेररिस्ट एक्टिविटी करते थे या हमारी कुछ पोस्ट थी उनको अटैक करते थे। ठीक। लेकिन फिर हमारे पास नाइट कैपेबिलिटी आ गई और अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेबिलिटी है कि नाइट हो, डे हो, किसी किस्म का वेदर हो, कोई मसला नहीं। ऑल वेदर, ऑल डे एंड नाइट कैपेबिलिटी हमारे पास मौजूद है कि हम किसी भी टेररिस्ट को टारगेट कर सकते हैं। और इसी तरह जंग के दौरान भी अगर इंडिया पे हमला करना है या किसी और जगह पे, तो इट रियली डज़न्ट मैटर कि क्या टाइम ऑफ द डे है। वेरी नाइस। येस, ये ज़रूर होता है कि रात का अंधेरा होता है तो एक सरप्राइज़ वाला एलिमेंट ज़रूर होता है। और जिस तरह आपने ज़्यादातर देखा कि इंडिया ने जब भी किया अटैक, दोनों वो दफ़ा रात में किया। रात में ही किया। और हमने जो पिछली दफ़ा पुलवामा में रिस्पॉन्ड किया था, हुँ, उन्होंने दिन वाले किया था। बिल्कुल ठीक। तो वो आपको देखना पड़ता है कि सरप्राइज़ किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। हुँ, सो इट्स नॉट एसेंशियली आजकल जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई उसमें फ़र्क नहीं कोई पड़ता दिन में करें या रात में करें। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता सही हो उससे। गया। सर हमारे पास कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन-कौन से जहाज़ मौजूद हैं और कौन-कौन से अभी पाकिस्तान ने ऑर्डर कर दिए हैं और तैयार हो रहे हैं? पाकिस्तान में भी कुछ कहते हैं कि यहाँ पर भी जहाज़ बन रहे हैं। जो F-16 की मॉडिफ़िकेशन भी हुई और भी मुख्तलिफ़ जहाज़ों की हुई, वो भी बताइएगा ज़रा हमारी कौम को और आवाम को। जी, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने होंगे, बहुत सारे आपने इंटरव्यू सुने होंगे। जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है। और हमारे पास ना सिर्फ़ ये कि हमने वो बाहर से ली है या इंपोर्ट की है, हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमने बहुत ज़ोर दिया है। हुँ, और ये जो ज़्यादातर जिसकी बात भी होती है, जो डेटा लिंक था जिसने डिफ़रेंस क्रिएट किया एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर कायम करने में और एक रिस्पॉन्स हमारा बेहतर करने में और हुँ। डिसीजन मेकिंग बेहतर करने में, वो हमने खुद मतलब बनाया हुआ है और तैयार वो किया हुआ है। हमारे अपने जहाज़ों में लगा हुआ है। और उसकी बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो सर वो आपकी जहाज़ कौन-सा है? हमारे तमाम जहाज़ों में वो लगा हुआ है। ठीक है। तो वो जब तक तमाम जहाज़ों में ना हो, तो वो फिर वो चीज़ उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। इंटरकनेक्टेड नहीं होता। हाँ, तो ठीक। आपके जितने प्लेयर्स होते हैं हवा में, वो अगर कॉमन डेटा लिंक के साथ एंगेज्ड हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। आपको एक ही पिक्चर आ रही होती है, आपका कमांडर जो होता है वो डिसीजन ठीक कर सकते हैं, जो कमांड एंड कंट्रोल में बैठे होते हैं हवा में या ग्राउंड में, उनके पास भी वो पिक्चर आ रही होती है और वो तो बड़ा अच्छे तरी क्लैरिफ़ाई हो जाता है सब हर चीज़ें। चीज़ आपके पास क्लैरिटी होती है। ठीक है, और आप उस लिहाज से रिस्पॉन्स आपका बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक। तो ये चीज़ें जो हैं आगे जाके इसको एक स्टेप अहेड कहें तो मल्टी डोमेन और फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन में आप चले जाते हैं। तो हम शायद उस लेवल तक तो ना पहुँचे हों, लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी जिस तक है, वो इंडिया से बहुत बेहतर है। अच्छा। हालाँकि उनके पास देखा जाए तो राफ़ेल थे और अच्छे मॉडर्न जहाज़ थे। उनके हुँ, पास हमारे से बीवीआर 10 साल पहले से आए हुए हैं। ठीक है। और टेक्नोलॉजी में भी वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनका जो वे ऑफ फाइटिंग हमेशा से रहा है, वो बड़ा एक कन्वेंशनल हुँ। तरीके से रहा है, जिसका मैंने आपको बैकग्राउंड भी बताया जी, कि जी। एक तो वो रशियन के कैंप हुँ। में रहे और उन्होंने सर ये भी उतना सुनने में आया था, सीखा आपकी नहीं। बात काट रहा हूँ सर सॉरी, लेकिन ये सुनने में आया कि इन्होंने अब 140 जहाज़ मज़ीद राफ़ेल ऑर्डर किए हैं। इज़ इट ट्रू? नहीं, वो कर सकते हैं, मतलब दे हैव दैट मच ऑफ मनी टू डू दैट। हुँ। 140 का तो मुझे फिगर नहीं पता, बट एट लीस्ट दे विल, मतलब 100 के करीब तो ये लेकर जाएँगे ज़रूर अच्छा, राफ़ेल को। और वो नेवी के लिए भी उसका वर्ज़न तैयार कर रहे हैं। और राफ़ेल डेफ़िनेटली एक पोटेंट जहाज़ है, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से हमने तो उन्होंने राफ़ेल ही गिराए एम्प्लॉय ना। किया हुँ, और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट हुई, तो उसपे सिर्फ़ एक जहाज़ स्टैंड अलोन नहीं आता। अब जितनी भी वॉरफेयर होंगी फ्यूचर में, एक प्लेटफ़ॉर्म सेंट्रिक अप्रोच की जगह आपको सिस्टम सेंट्रिक अप्रोच की तरफ जाना ठीक। पड़ेगा। हमेशा एयर फ़ोर्सेस वही एम्प्लॉय अच्छा होती हैं, या सिर्फ़ एयर फ़ोर्सेस नहीं बल्कि हुँ, मिलिट्री वो अच्छी एम्प्लॉय होती हैं, जो सिस्टम सेंट्रिक अप्रोच की तरफ ठीक जाएँ। है। जिनके अंदर एक जितने भी सिस्टम्स मौजूद हैं, हुँ, जितनी भी उनकी फायर पावर मौजूद है, जितने भी सेंसर्स और शूटर्स मौजूद हैं, दे शुड बी ऑन वन सिंगल ग्रिड। ठीक, जब वो उस पे होंगी तो आपकी एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर होती है। ठीक। दिस इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट। हुँ, मॉडर्न एयर फोर्सेस जितनी भी हैं, ये आपको किताबों में भी मिल जाएगा, ये हुँ, आपको जितने जर्नल्स आते हैं, वो अपनी इसी तरह से अपने आप को एम्प्लॉय करती हैं। हमारी पास
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के पास और आप कह लें सेकंड वर्ल्ड कंट्री जो कि जहाज़ नहीं बना रही इंडिपेंडेंटली टोटली और स्टेट ऑफ द आर्ट, उनके पास कई सिस्टम्स नहीं होते। उनके पास सिर्फ चैलेंज ये होता है कि उनके पास हर तरह का प्लेटफॉर्म होता है। हमारे ठीक। पास फ्रेंच मिराजेस भी हैं, हमारे पास आप कह लें कि थर्ड जनरेशन के भी हैं और 4.5 जनरेशन के भी जहाज़ मौजूद हैं। ठीक है तो उन सब को सर, अगर आप इकट्ठे जोड़ना बड़ा लोगों के लिए इजी करें कि आप नाम के साथ बताते जाएंगे कि हमारे पास कितने कौन कौन से जहाज हैं, अगर इफ़ यू नहीं, डोंट। मैं कितने का तो शायद ना बता सकूँ, लेकिन हमारे पास मिराजेस हैं पुराने ठीक है। वाले, ये सब आप जानते हैं। हमारे पास मिग्स हैं पुराने जो ठीक F7s है। हैं जो चाइनीज़। उसके बाद हमारे पास नए जहाज़ों में JF-17s हैं, ठीक है। J-10 हैं, J-10 है। F-16s हैं। F-16s की भी बहुत सारी वर्जन्स हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ नई हैं, कुछ हमने अपग्रेड की हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बहुत अच्छा मिक्स है जहाज़ों का, जहाज़ों का। जो डिफरेंट जनरेशंस के जहाज़ आप कह सकते हैं। और उनमें हमने कोशिश की है कि उन सबको एक उस पे रखा जाए, ग्रिड पे, ठीक है। और उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है अच्छे तरीके से हो। ट्रेनिंग तमाम जहाज़ों की बहुत अच्छे तरीके से हम करते हैं। जो उनका एयर क्रू होता है, दैट इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस एक्चुअली। बिल्कुल। तो इस सारी टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना और डिफरेंट वेपन सिस्टम को, डिफरेंट ओरिजिन के वेपन सिस्टम को आप कह लें, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है सर, आपका तो फेवरेट कौन सा है जहाज, और जो सबसे ज्यादा किलोमीटर दूर तक वार करने वाला जहाज हो? ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो सबसे दूर तक वार करने वाला होगा, या मगर मैंने क्योंकि सारी उम्र F-16s उड़ाए हाँ, हैं, बिल्कुल। तो आपका मुझे सबसे ज्यादा बड़ा, टाइम भी उस पे ही जी, मेरा गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा उस पे टाइम है, एक्सपीरियंस है, इंस्ट्रक्टर भी रहा, और उस पे तमाम तरह की जितनी कॉन्टिजेंसीज़ हुई मैंने उसी पे किया, तो मुझे बहुत एक कॉन्फिडेंस था उस पे। और वो दुनिया में भी एक बड़ा प्रूवन जहाज़ है कि जिसमें हमने अफ़गान वॉर में तकरीबन 10-11 जहाज़ उनके गिराए और हमारा कोई नहीं हुआ। पुलवामा में जो जहाज़ गिराए, तो वो एक बड़ा कॉम्बैट प्रूवन जहाज़ है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो एयर क्रू है, हमारा जो मेंटेनेंस क्रू है, उसको उसके ऊपर बहुत महारत हासिल ठीक है। है। और उसने बड़ा रिवॉल्यूशनाइज़ किया है हमारे एयर कॉम्बैट को। जब से F-16s हमारे पास मिले हमें, तो उन्होंने काफ़ी सारे सिस्टम्स को उसके हमारे अंदर चेंज किया, इंस्टॉल्ड किए और हैं मेन काफ़ी चीज। सारी लर्निंग थी हमारी पूरी एयर फोर्स के लिए वो। तो मैंने क्योंकि ज़्यादातर वो उड़ाया, और मैं पर्सनली समझता हूँ कि उस जहाज़ में बैठ के आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। जितनी भी कॉन्टिजेंसीज़ हुई जो मैंने अपने सर्विस कैरियर में की, जिसमें न्यूक्लियर थी 98 में, 99 में कारगिल थी, उसके बाद 2001 में ऑप सेंटिनल था जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, फिर मुंबई का था। तो इन सब में मुझे मौका मिला, वाह सर। और अल्हम्दुलिल्लाह और मैं आपने समझ, F-16 से ही हाँ, और अपनी। F-16 का काफ़ी रोब रहा है। अब तो J-10 ने इनके राफ़ेल गिराए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, दैट्स अ अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट अचीवमेंट। और ये बिल्कुल। इसमें पाकिस्तान की डेफ़िनिटली काबिलियत है, एयर क्रू की भी और लीडरशिप की भी। लेकिन कोई 3 दहाइयों तक तो उनके ऊपर, इंडियन एयर फ़ोर्स के ऊपर F-16 ही उनके ज़ेहन सवार पे रहे। छाया रहा है। बिल्कुल ठीक। और काफ़ी एक उनके, आप कह लें कि पैरालिसिस वाला एलिमेंट रहा है उनको। जब भी वो ये देखते थे तो सुनते हैं। उन्हें यही लगता था कि कहीं F-16 ना हमारे टकरा जाए। हम्म। तो जब भी वो कहते हैं कि हमने किसी को मारा है, तो ये कहते हैं F-16 को मार दिया हमने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछली दफ़ा अभिनंदन के वो हाँ जी। आप डाल दिया कि जी वो F-16 मारा है, एंड दैट वाज़ ऑल लाई एंड डिसीट। हम्म। इसमें कोई शुरू से हकीकत नहीं झूठ ही थी। बोलते और रहे हैं वो यार, झूठ के सहारा अमेरिकन्स लेके ने भी, चलते रहे जी हैं हाँ, सोशल अमेरिकन्स मीडिया ने भी पर और मीडिया पे कन्फर्म। भी। और ये ऐसे जहाज़ हैं F-16 जिनका कन्फर्म करना कोई मुश्किल नहीं है कि अगर इन्वेंट्री है। खुदा ना खास्ता लॉस हो, जी। बिकॉज़ ये इंटरनेशनल लेवल पे इसकी एक जिस तरह मॉनिटरिंग राफेल और, की वो वेबसाइट पे आ गया था सर कि जी इतने हाँ, हमारी इन्वेंट्री इतनी जी, कम जी। हो चुकी तो हुई है। आप झूठ बोल के, इस दफ़ा भी अब उनको 5 महीने बाद याद आया कि जी हमने 4 F-16 गिराए हाँ, हैं, उनके चीफ ने दोबारा मतलब से वो। एकदम वो सो के उठे और तो उन्हें याद उनको आया। वही आता है कि हमेशा से वो ना उनका ख्वाब रहा है, जो कि हकीकत कभी भी नहीं बन सका, बल्कि इंशाल्लाह ना नाइटमेयर बन बन गया। सकेगा। हाँ, बिल्कुल। कि भी हम F-16 को किसी तरह गिरा लें। मैं घर से देख रहा था, पुलवामा के दिनों में मैं सर्विंग था, और मैंने ये बड़ी खुशी हुई देख के कि जो चीज़ें हम बात करते थे पुलवामा के बाद कि हम कर सकते हैं, वो हमने इस सिंदूर में कोशिश की करने की। हालाँकि उस वक़्त भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक विक्ट्री मिली, और मेरा ख़्याल में एयर बैटल में हमने उनको पहले ही घंटे में जो रिस्पॉन्स दिया वो फ़ारिग कर दिया था। वी हैड द कंट्रोल ऑफ एयर पुलवामा के दिनों में भी, और उसमें हमें ट्रॉफ़ी के तौर पे अभिनंदन साहब भी मिल गए, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है। और उसी चीज़ की कंटिन्यूटी में अगर आप देखें, तो इस दफ़ा हमने माशाल्लाह 6-7 जहाज़ मारे, और एक फ्री हैंड था इस बिल्कुल दफ़ा ठीक। ज़्यादा, कि जी आप क्लैरिटी थी एयर क्रू को कि हमने मारना है जहाज़ को, बिल्कुल ठीक। और हमने खुद किसी किस्म का लॉस नहीं बर्दाश्त देना, नहीं ठीक करना। है ना? ठीक हो तो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हम ज़्यादा उनको डैमेज भी कर सके,
द डिफरेंस वाज कि पिछली दफ़ा इंडिया ने एक नैरेटिव बना लिया, वो अभिनंदन वाला भी, F-16 गिराने वाला भी, और फिर कि हम अंदर आके घुस के मारा ये वो, तो वो मोदी ने इलेक्शंस जीत लिए और हम शायद उसको इतना प्ले नहीं कर सके अपना मीडिया पे भी और ठीक। सोशल मीडिया पे भी। हालांकि हमारे पास अभिनंदन मौजूद मौजूद था था। और वो खुद इतराफ़ कर रहा था कि ठीक उसने है। कोई F-16 नहीं मारा। बिल्कुल ठीक। तो इस दफ़ा कम से कम हमने इस चीज़ को साइमल्टेनियसली, जिस तरह हमने अपनी अचीवमेंट्स की और पहले घंटे में हमने कंट्रोल ऑफ एयर लिया, बिल्कुल ठीक। तो हम ना सिर्फ ये कि मीडिया ने एक प्रोएक्टिवनेस बड़ा रोल दिखाई, किरदार अदा एक किया। अच्छा रोल किरदार अदा किया, इंटरनेशनल मीडिया का भी उसमें था, प्लस हमारे मीडिया ने बड़े मैच्योर तरीके से, बड़े बिल्कुल ठीक। प्रोएक्टिवली यस। उन चीज़ों को कवर किया, हाईलाइट किया। तो वो चीज़ उतना उस तरह से इंडियंस कम से कम, हालांकि उन्होंने लाहौर तक पहुंच गए थे और कराची तक भी पहुंच गए हुए थे, वो बंदरगाह को भी फतह कर लिया था। हाँ जी, वो वो इतना लाहौर झूठ की था, बंदरगाह को। उस झूठ को एक्सपोज किया हमारे मीडिया ने, बिल्कुल ठीक। जिसकी वजह से हमारा इस दफ़ा नैरेटिव भी बेहतर रहा, हमारी अचीवमेंट्स भी बेहतर रही। बिल्कुल ठीक। और और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनली भी हम लोगों को एक वो पजीराई मिली है, और जिसके हमने बाद ये उतनी मुआहदे भी चीज़ हुए। हाईलाइट की जितनी हमने की की थी। थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वी शुड मस्ट स्टिक टू द ट्रुथ। रियलिटी। और जितना आप, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे एक्सपोज हो जाती है चीज़ ये वो। और यस, हम शायद और मार सकते थे और मेरा ख्याल में मारने भी चाहिए थे। और क्योंकि ये अगले दिन जो है इन्होंने वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल मारने शुरू कर दिए, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड कि न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में इस तरह मैच्योर नहीं होती। ठीक। और इनका मेरा ख्याल में इलाज यही है कि इनको जब भी, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये दोबारा से इस तरह का कोई सर, एडवेंचर ये करते सुनने हैं, में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी होगा और शरारतें कर रहे हैं। उनके जो एयर चीफ हैं उन्होंने भी ये कहा कि अब तैयारी कर लो, और वो कुछ इस तरह की धमकियां शमकियां भी लगाने पे आ रहे हैं दोबारा से। तो अगर ये दोबारा से इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो क्या जवाब होगा इस दफ़ा हमारा? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि जितना उन्होंने एक किस्म की उनको शिकस्त हुई है, पुलवामा में भी और इस दफ़ा भी, अ, उनके पास ऐसी कोई चीज़ तो पिछले 5 महीने में, जो 5 साल में नहीं आ सकी, 5 महीने में तो नहीं आई कि वो पाकिस्तान को किसी तरह से शिकस्त दे सकें बिल्कुल ठीक। और किसी तरह से एक किस्म का, आप कह दें कि शॉक एंड ऑ क्रिएट कर सकें पाकिस्तान के। बल्कि मैं समझता हूँ अगर अभी भी वो किसी सूरत में भी आएँगे तो उनको एक शिकस्त का ही सामना करना पड़ेगा, ठीक हो किसी गया। लिहाज से भी अगर वो आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िज़ाइया भी तैयार है, हमारी मिलिट्री भी तैयार है। मेरा ख़्याल में वो कोशिश करेंगे कि ये जो सिंदूर 2.0 है, इसको कोई अनकन्वेंशनल तरीके से करें, जो वो कर भी रहे हैं। अच्छा, वो किस तरह से सर? जो आपके वेस्टर्न बॉर्डर में हो रहा है, देखें जितना खून वो बहा रहे हैं, जिसे कहते हैं कि थ्रू 1000 कट्स एंड टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फायरिंग अ बुलेट, जो मतलब एक संजू का भी कॉल है। देखें, उनकी कोशिश यही रहेगी कि छुप के वार किया जाए अच्छा। और अपने उन प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल किया जाए जो अफ़गानिस्तान में हैं स्पेशली। ठीक है। और अब तो और ज़्यादा सीरियस मामला हो गया है और वो उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएँगे, जो एक हमारे और अफ़गानियों के दरमियान जो एक नफ़रत वाला माहौल यस। बन चुका है। और हमने देखा कि एक फॉरेन वेज मिनिस्टर भी गए हुए थे अफ़गानिस्तान। जी, बिल्कुल, उन्होंने उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ। हम अपनी एम्बेसी प्रॉपर स्टेटस के तौर पे उधर खोलेंगे और अफ़गान को हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं। और यूँ सो एक एक वो वाला जो गैप है, मेरा ख़्याल में उस तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कन्वेंशनल डोमेन में कोई इस तरह का मेजर गैप हमारा मौजूद है कि जिससे इंडिया फ़ायदा उठा के हमें किसी किस्म का नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है। या इवन 1 इंच भी हमारा जो है वो बिगाड़ सकता है। ले सकता है ठीक है। टेरिटरी के लिहाज से, या कोई वो जो एक मास वो जो असेंबली ऑफ फोर्सेस वाला चक्कर था और बड़ी-बड़ी बैटल्स थी, वो अब थोड़ा-सा मेरा ख़्याल में चेंज ये हो रहा है। काफ़ी हद तक बदल चुका है और ज़्यादातर जो भी एक्शन होंगे वो एयर से होंगे, जो हमने देखे भी। लेकिन अनकन्वेंशनल चीज़ जो है वो हमारा एक सॉफ्ट बेली है। वो चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत। देखें, आप यूक्रेन के लोगों ने इज़राइल के साथ मिलके 2000 किलोमीटर अंदर जाके रशिया के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया, जी। यूएवी कैरियर्स लेके जाके। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अंदर देखने वाली। ठीक है। हमारे जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, उनको हमें बचाने की ज़रूरत है। अब बहुत सारे मीन्स और मेथड्स बन चुके हैं और इंडिया का बहुत क्लोज़ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है इज़राइल के साथ भी। बिल्कुल ठीक। और और अब हमने इस जंग में अफ़गानिस्तान भी देखा कि जो ड्रोन्स थे जी, जी। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो सर
आपको नहीं लगता कि वो ड्रोन ऑपरेटर्स भी इजरायली स्पाइस थे जो कि इंडिया से ही बैठ के वो सारी चीज़ें चला रहे थे? कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी है जी, वो आपके पास? इज़राइली स्पाइस भी हो सकते हैं, लोकल्स भी हो सकते हैं। अच्छा। देखें, आपके लोकल्स ही हैं ना जिनको ये रिक्रूटमेंट करते हैं, जो आके दहशतगर्दी करते हैं हाँ जी। आपके सॉइल में, जी। ठीक है ना? तो ये लोकल्स जो हैं, इनकी वल्नरेबिलिटी तब होती है जब इनके पास ग्रीवेंसेस ज़्यादा हों अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस, और दे ट्राई टू बाय देम आल्सो, ठीक है ठीक ना? है। थ्रू मनी, फंडिंग की वजह से। ये टेररिस्ट ऑपरेशन जितने भी हैं, इनकी जो बेसिस होती है वो 3 चीज़ों पे होती है। वो कौन-कौन सी? पीपल, गन्स एंड मनी। ठीक। पीपल जो होते हैं वो लोग होते हैं जो लोकल पॉपुलेशन के होते हैं, जिनको ये रिक्रूट करते हैं। ठीक है। और और उनको फंड करते हैं कि हम आपको ये पैसे देंगे, आप हमारे लिए ये लोकेशंस एंड टेररिस्ट तस्वीरें फंडिंग या होती नीचे है, ठीक है। जो कि मनी होता है। और वेपन्स उधर बेतहाशा मौजूद हैं, तकरीबन 7 बिलियन के, ये एक नोन फिगर है कि वेपन्स अमेरिकन्स जाते हुए उधर छोड़ के गए हैं। वो चाहे ओके। बगराम बेस पे हैं या काबुल में हैं या कहीं और हेलमंद में हैं, मगर वो उधर मौजूद हैं। अच्छा। और वो इन्हीं के हाथ में लगे हैं ज़्यादातर, जो कि टेररिस्ट हैं उधर। ओके। और उनको हार्डनेस करने की ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान को बारहा पाकिस्तान बता चुका है कि जितने वेपन्स रिकवर हुए हैं, चाहे वो जाफ़र एक्सप्रेस पे था या कहीं और अटैक था, वो मोस्ट ऑफ द वेपन्स वर अमेरिकन्स। ओके। ठीक है ना? स्मॉल आर्म्स से लेकर बड़े आर्म्स तक। ठीक। कुछ जहाज़ भी उधर मौजूद हैं जो कि हैं, कुछ ड्रोन्स भी उधर मौजूद हैं जो कि छोड़ के गए हुए हैं, और हो सकता है कुछ एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स भी हों, अच्छा। जो कि उधर, तो ये बहुत सारे वेपन्स जो हैं, काफ़ी सारे लीथल वेपन्स आप कह रहे हैं, उधर मौजूद हैं, ठीक है। जिनको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और वो अफ़गान गवर्नमेंट कर सकती है कंट्रोल। ठीक है। लेकिन सो अफ़गान गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है? जो जितने हादसात आपके हो रहे हैं वेस्ट में, तो इससे तो यही लग रहा है कि वो इंडिया के साथ ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है। हुँ। और वही सॉफ्ट जो एक आपकी बैली है, जिस एक आप कह लें वल्नरेबल एरियाज़ जो हैं, गैप हम बात कर रहे जी हैं, हाँ, जहाँ पर गैप हमें उसका वो मिलता है। फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और तो ये जो एक्सेस है, ये इज़राइल का और इंडिया का और अफ़गानिस्तान का, ये अब बहुत एक डेंजरस मेरा ख़्याल में हो चुका है, और ये ज़्यादातर अनकन्वेंशनल वेज़ से आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। करेंगे, ठीक, ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर कोई दोबारा इस तरह की शरारत करते हैं, तो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ कौन-कौन से ममालिक साथ खड़े होंगे शाना-बशाना? देखिए, चाइना? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि देखें, ममालिक, ये वाली जंग है, हाँ, ये आपको खुद लड़नी है। ठीक है। क्योंकि ये जंग आपको अंदर से नुकसान पहुँचा रही हुँ, है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जिसमें आपके पास ये नहीं समझ आती है आपको कि इज़ इट एन एक्ट ऑफ वॉर, हुँ, और शुड यू रिस्पॉन्ड, जिस तरह इज़राइल कर देता है कि जाके बॉम्बिंग कर देता है हुँ, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके, तो आपको अपना वेयर-विदॉल देखना पड़ेगा। ठीक, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी अपनी वल्नरेबिलिटीज़ कितनी हैं? क्या आपके पास उस तरह की सपोर्ट है जिस तरह की इज़राइल को सपोर्ट हमेशा से मिलती रही है? हुँ, क्या उस तरह की फाइनेंसिंग आपके पास मौजूद है? हुँ, क्या उस तरह के आयरन डोम टाइप स्ट्रक्चर्स और टेक्नोलॉजीज़ आपके पास मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक, जो कि इज़राइल को हर वक़्त मौजूद हैं? ठीक। 4 से 5 बिलियन का उनको बजट हर साल का अमेरिका उन्हें सप्लाई देता हमारा है, दिफाई द बजट क्या है सर? हाईएस्ट। देखिए, हमारा तो दफ़ाई बजट बहुत लिमिटेड है, ठीक है ना जी? इतना हमारा बजट है तो कि अगर टोटल हमारे जो पे कोई डिफेंस का, दुश्मन ममालिक हमला करता है, तो हमारे पास इतना दिफाई बजट मौजूद है कि हमारे इलाकाई खतरात से लिहाज से हमारे काफ़ी है? देखिए, अभी तो जितना हमारे पास बजट है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका मैक्सिमम, वो कहते हैं ना, डूइंग मोर विद हुँ, लेस, हुँ, वो वाला हम करते हैं। और हुँ, हमारा तो इंडिया के मुकाबले में तो 4 गुना कम बजट है। ठीक। और इसी तरह एयर फ़ोर्स का बजट भी अगर 4 गुना नहीं तो कम हुँ, से कम 5-6 गुना कम है, मैं तो हुँ, समझता हूँ। और हम बहुत सारा कोशिश करते हैं कि इनोवेशन के थ्रू, जिस तरह हमने हमेशा से कई दहाइयों से कोशिश ये की है कि हम पैरिटी किसी हद तक रखें, कि हम रिस्पॉन्स दे सकें अच्छा, हुँ। जो हम हम देते भी, रिस्पॉन्सिव हो बिल्कुल जो हम जो करते हम हैं। एक देते भी रहे हैं और हमेशा देते बिल्कुल रहेंगे। ठीक। और ये भी दुनिया को बावर होना चाहिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी क़ुव्वत जोहरी है। ताकत हैं। बिल्कुल तो ठीक। उस मामले में जो नुकसान जो मैं आपको बार-बार जिसका ज़िक्र कर रहा हूँ, और जो एरियाज़ ऑफ वल्नरेबिलिटी हैं, वो एरियाज़ के जो ख़तरनाक हो सकते हैं, वो हमारी अंदर वाली ठीक चीज़ें है। हैं, जिनको हमें देखने की ज़रूरत है कि हमें काफ़ी हद तक नेशनल अप्रोच की तरफ जाना चाहिए, होल ऑफ द नेशन अप्रोच जिसे कहते हुँ, हैं। और उसमें तमाम ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना चाहिए, हाँ, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना चाहिए, अपने हर तबके को, जितनी पोलराइजेशन आपको नज़र आ रही है आज, उसको ख़त्म करना ठीक चाहिए। है। कई अवामिल ऐसे होते हैं कि जिनको आप ज़ोर के
थ्रू नहीं एड्रेस कर सकते। ठीक। और उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि तमाम नेशन जो है वो एक पेज पे हो, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इससे हमें आड़े दुश्मन को फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हुँ, ईरान में हम देख चुके हैं कि बहुत सारे इनसाइडर्स थे हुँ, जिनको इस्तेमाल किया गया, इसराइल ने इस्तेमाल किया और उसको उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। ना सिर्फ़ ये कि वो डिसीज़न मेकिंग के हुँ, ऊपर आपके असर दिया, जो आपकी बड़ी-बड़ी आपके जो टॉप लीडरशिप थी उनको निशाना बनाया गया हुँ। थ्रू द इनसाइडर्स। यस, वो आपके स्पाई नहीं थी सर, आपके एयर डिफेंस इज़राइल सिस्टम की? को निशाना बनाया हुँ, गया। सो वो भी हमारे एलिमेंट्स हो सकते हैं ठीक, इस मुल्क के अंदर, जो कि बहुत ख़तरनाक है। ठीक हो गया। तो तो हमें हमें उनको कैटर करने की ज़रूरत जी, है। बिल्कुल। तो सही हो ये गया एक बड़ा सर। मेरे ख़्याल में एक मुश्किल वक़्त भी है हुँ, और इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं हुँ, एज़ अ नेशन हमारे लिए कि हम साथ मिलें। ठीक। वी शुड ऑल जॉइन और एक हैंड्स नेशनल कॉज़ के लिए खड़े हों सब। और खड़े हों और एक मैसेज दें दुश्मन को कि किसी तरह के हम तफ़रक़े में नहीं बँटे हुए, किसी तरह की हुँ, हमारी रंजिशें नहीं हैं आपस में बिल्कुल और ठीक। हम इस मुल्क के दिफ़ा के लिए और इसकी बक़ा के लिए हर इकट्ठे टाइम हैं। तैयार हैं। बिल्कुल ठीक सर। सर अच्छा ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ड्रोन्स की हमारे पास कितनी तादाद मौजूद है? और क्या किस किस्म के जो टेक्नोलॉजी उनके अंदर पाई जाती है ड्रोन्स के अंदर? जी देखिए, ड्रोन्स इज़ द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। और अब जंगें ग्राउंड लेवल पे अब होंगी या फिर हवाई ही जंगें हम देख ड्रोन्स रहे हैं की आगे? देखिए, ये तो अब कन्फ़र्म है। आप अज़रबैजान, आर्मेनिया को ले लें, यूक्रेन में ले लें। यूक्रेन में अब क्या हो रहा है? नोबडी इज़ पुटिंग देमसेल्व्स इन हार्म्स वे जी, और वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। चाइना की आपने परेड देखी होगी, हुँ, उसमें जितने ड्रोन्स और रोबोटिक्स आपने देखी, अंडर वाटर ड्रोन्स भी थे, हुँ, फ्लाइंग ड्रोन्स भी थे, चलने वाले रोबोट्स भी थे और हाँ, ड्रोन्स भी थे जो आर्मी के साथ होते हैं। सो ये फ्यूचर जो है ये सारा ड्रोन्स का है ठीक है। और इसमें हज़ारों किस्म के, अगर लाखों नहीं तो की तरह के ड्रोन्स हैं जो अपने स्पेशलाइज़ तरीके से जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक। जिसमें सर्विलेंस भी होती है कि आपने अगर सर्विलेंस करनी है, कोई शैलो सर्विलेंस करनी है, डीप सर्विलेंस करनी है। इसके अलावा इसमें टारगेटिंग ड्रोन्स भी होते हैं। हुँ, इसमें यूकैव जैसे होते हैं, यानी मैन्यूरेबल कॉम्बैट ड्रोन्स भी होते हैं। हुँ, फिर इसमें जो कॉम्बैट ड्रोन्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कि अब 6th जनरेशन जहाज़ के साथ है, जिसे कोऑपरेटिव विंगमैन के तौर पे या लॉयल विंगमैन कहते हैं। अच्छा, वो वाले ड्रोन्स भी हैं जो कि आपके साथ एक मैन्ड जहाज़ होगा और उसके साथ 4 ड्रोन्स होंगे। ओके, और सो एंड स्वॉर्मिंग ड्रोन्स भी होते हैं जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट कर देते हैं, छोटे-छोटे ड्रोन्स होते हैं। ठीक फिर है। लॉइटरिंग ड्रोन्स होते हैं जिनके अंदर एंटी रेडिएशन जो मिसाइल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता हुँ, है, जो जाके आपके रडार्स को तबाह करते हैं, अच्छा। रेडिएशंस जहाँ से आ रही। तो देयर आर थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ सर वो ड्रोन्स एक जो कि कुछ तस्वीरें अवेलेबल हैं। आती हैं हमें कोई परिंदों की शक्ल में भी ड्रोन्स होते हैं, कुछ वो चीलों की शक्ल में भी ड्रोन्स होते हैं, कि वो रियलिटी में भी होते हैं या बस मेरा वो ख़्याल में कुछ आर्ट एआई बेस्ड भी आजकल काफ़ी सारी वीडियोज़ चल रही चल हैं। रही होती हैं, बिल्कुल ठीक। तो मैं प्रैक्टिकल ड्रोन्स के लिहाज से अगर आपसे बात करूँ तो बहुत सारे ड्रोन्स वॉरफेयर जो है वो दैट्स अ फ्यूचर, जिसमें साइबर हो गई, ड्रोन्स हो गई, स्पेस हो गया और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अब फ्यूचर की बैटलफील्ड का हिस्सा हैं। सही। और इससे फ़ायदा ये है कि आप एनिमी को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, हुँ, अपने आप को हार्म्स वे में भी नहीं डालते और कॉस्ट भी इनकी बहुत ज़्यादा उस तरह की नहीं होती जिस तरह राफ़ेल की कॉस्ट है, अगर 100 मिलियन से भी ज़्यादा की हुँ, कॉस्ट, और वो आपका जहाज़ जो है चंद सेकंड्स में ज़ाया हो गया और ज़ाया हो फ़ारिग हो गया। गया। तो एक कॉस्ट एक इफेक्टिव नहीं एक 4 जहाज़ चीज़ है। आपके। तो उसके बाद उन्होंने, कभी आपने देखा होगा कि 2 दिन तक उन्होंने एयरफ़ोर्स ग्राउंड कर दी हुँ, और उसके बाद फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया या सरफ़ेस टू सरफ़ेस मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर ठीक, दिए। तो ये फ्यूचर अब इस तरफ ही जा रहा है। बेहतर। सर बतौर एयर मार्शल आपके लिए सबसे मुश्किल फ़ैसला कौन-सा था पूरी सर्विस में? लेकिन जी, एयरफ़ोर्स जो है ना आपको बहुत अर्ली स्टेज पे मौका देती है कि आप इंडिपेंडेंट फ़ैसले करें, आपको लीडरशिप सिखाई पढ़ाई जाती है और बल्कि प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन भी होती है। ठीक है। अब मैं आपको अगर बताऊँ तो मैं 24 साल का था, 25 साल का, जब मैंने F-16 पे कन्वर्ट किया और एक वो जहाज़ जो कि 30-35 मिलियन का जहाज़ है। हुँ, उसमें कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई बिल्कुल कॉन्टिजेंसी हो ठीक। सकती है, तो इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड कि यू हैव टू बेल आउट और यू हैव टू लैंड द एयरक्राफ्ट। क्या हाँ, एक्शंस आपने करने हैं, वेदर है, क्या आप डिसोरिएंट, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच गोज़ ऑन। तो आप एक अकेले होते हैं कॉकपिट में और आपने, ठीक। तो एयर फ़ोर्स आपको ये मौका देती है, आपको ये कॉन्फिडेंस देती है और कि उसके ये आपका है।
1 साल बाद आप जो है एक विंगमैन को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। ठीक है। लीडरशिप रोल में होते हैं, आप वापस उसको लेकर आना, उसकी ट्रेनिंग करना, उसको किसी इमरजेंसी की सूरत में उसके हेल्प करना, ये सिखाया जाता है आपको। ठीक तो है। दैट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल में हर दिन ही एक चैलेंज होता है, हुँ। लेकिन बहुत सारे मौके ऐसे आए जिस तरह कोई एक एक चैलेंज एक जो मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा एक रात का मिशन कर रहा था अच्छा। और डार्क नाइट थी और एक स्पेशल मिशन था। हुँ। और जिस जगह पे मैं कर रहा था वो बिल्कुल डेज़र्ट था और वो अकेला था मैं उस वक़्त। अच्छा। और लेट नाइट में वो मिशन आया और अचानक से आया। तो एक हमारा फिनोमेना होता है जिसे कहते हैं डिसोरिएंटेशन। अच्छा। और उस डिसोरिएंटेशन की थोड़ा-सा वजह ईज़ी से करके बताते हैं इसमें क्या जी, होता है? डिसोरिएंटेशन की वजह से हमने कुछ पायलट्स को लूज़ भी किया है और दुनिया भर में ये फिनोमेना होता है जिससे आप फेटल उसमें ये होता है कि आपको लग ये रहा होता है कि आप सीधे हैं जबकि आप शायद उल्टे होते हैं। या आपको लग रहा होता है आप ऊपर जा रहा है जहाज़ जबकि जहाज़ शायद डाइव में जा रहा होता है। तो वो जो आपकी परसेप्शन होती है ना आपकी, वो चेंज हो जाती है। अच्छा, ये ये ऑटोमैटिकली ये होता है ह्यूमन उस ब्रेन जी, वो ब्रेन में जो कैनाल होती है, एक उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, उसमें अक्सर ये आपको ये ट्रेनिंग का भी हिस्सा होता है। डिसोरिएंटेशन होती है जबकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो, ठीक है। फॉग हो या किसी किस्म की विज़िबिलिटी बहुत कम हो, जिसमें आप होराइज़न को नहीं देख सकते या हुँ। आसमान और ज़मीन दोनों क्लियर को नहीं। नहीं है इन शॉर्ट। जी, आसमान और ज़मीन क्लियर नहीं होते जब, या बादल के अंदर अगर आप चले जाएँ या रात का वक़्त हो, डार्क नाइट हो और नीचे कोई रोशनी ना हो और ऊपर चाँद भी ना हो, मतलब मूनलिट तो नाइट मतलब ना आपको हो, कुछ नज़र नहीं आ या रहा। पहाड़ों में हों आप, ज़्यादा आगे चले जाएँ जहाँ पे अंधेरा होता है ज़्यादा और रोशनी नहीं होती, या फिर समुंदर में आप हों डीप, तो ये वो जगह होती हैं जहाँ पे हुँ। ना ज़मीन नज़र नहीं आती और आसमान, तो ठीक है। डिसोरिएंटेशन के चांसेस बहुत फिर क्या ज़्यादा हुआ हो। सर? तो बस वो फिर हुआ और वो मैं जो मिशन कर रहा था वो मैंने पूरा भी करना था और एक ईगो वाला फिर वो मैं बार-बार कोशिश करता कि थोड़ा अपने आप को एक्सेप्ट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है और ये मेरे ख़्याल में लाइफ़ में भी लेसन मेरे लिए हमेशा से रहा उसके बाद, कि अपने आप को आप एक्सेप्ट करें कि आप डिसोरिएंट, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है आपको उससे कि पहले आप वो चैम्बर में। पैनिक ना हो, उसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, आप मेरे साथ एक्सेप्ट ये हो रहा करें है। कि जी मेरे साथ कोई फीलिंग ख़राब हो रही है और मैंने इंस्ट्रूमेंट्स को देखना है। इंस्ट्रूमेंट्स को जब आप देखेंगे, तो वो आपको सही बता रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। हुँ। और स्पेशली F-16 जैसे जहाज़ में इंस्ट्रूमेंट्स ठीक ही बता रहे होते हैं। हुँ। उसमें चांसेस इस वजह से भी डिसोरिएंटेशन के होते हैं कि उसकी बबल टाइप कैनोपी होती है। हाँ जी। तो वो जो है ना वो ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं होते आपको ठीक। और उसमें रिफ्लेक्शंस भी इधर-उधर से आ रही होती हैं, लाइट्स के अंदर से भी और बाहर से भी। तो वो उसमें डिसोरिएंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप बिलीव करें कि आप डिसोरिएंटेशन हैं, आपको डिसोरिएंटेशन हुई हुई है। और हुँ। उसके बाद फिर आप उसका हल निकालें। हल यही निकलता है कि आप इंस्ट्रूमेंट्स को बिलीव करें। ठीक, 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 तो ठीक। ज़िंदगी में भी यही लेसन है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का हो तो मामला तो उसमें ये करना और चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स को देखना चाहिए। और सर फिर जो मेरा ख़्याल में इजेक्ट जो करना दूसरा था जी, जी सर। वाक़या वो ये था कि मैं A5 पे था, तो उसमें जो मैं जब जिस फ़ॉर्मेशन में मैंने लैंड किया, हुँ। उसमें जो मेरा नंबर 2 था, उसका क्रैश हुआ और वो आपकी आँखों के सामने। अनफ़ॉर्च्युनेटली फ़ेटल हुआ वो उसका। तो वो एक बड़ा मुझे वाक़या याद है कि मैं उस वक़्त लैंड कर रहा था और वो बेस टर्न में लैंड करने के आया, तो उस वक़्त जहाज़ आउट ऑफ़ कंट्रोल हुआ और उसको इजेक्ट करने का मौका नहीं मिला। सो ये वो भी एक बहुत ओह! पेनफुल वाक़या होता है जब हुँ। आपका स्पेशली विंगमैन या आपका हुँ। कोई कॉमरेड जो है उसको तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एयर फ़ोर्स में जो जहाज़ हैं वो बहुत सेफ़ हैं, बहुत हाँ। मॉडर्न जहाज़ हैं ये वो। सर तो जो आज इजेक्ट से करना वाला सीन होता है कि इजेक्ट करना पड़ता है और वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि 30 मिलियन रुपीस का ये जहाज़ है। जी, जी, बिल्कुल। तो उसमें इजेक्ट करने के बाद क्या होता है जब जहाज़ अगर ख़राब हो जाए, गिर जाए, तबाह हो जाए और कई दफ़ा इस तरह होता है कि इजेक्ट होता ही नहीं है, पायलट अंदर ही रह जाता है, फँस जाता है। वो क्या नहीं, वाक़यात होते फँसते हैं? तो नहीं, देखिए इजेक्ट करना या बेल आउट करना जो है ना वो ज़रूरी होता है जब अगर जहाज़ में कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट आ जाए। हाँ जी। स्पेशली अगर कोई किसी किस्म का ऐसा माल फंक्शन हो जाए कि जहाज़ में कोई सिस्टम्स जितने होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं और फ्लाइट कंट्रोल्स होते हैं जो कि ख़राब हो सकते हैं। हाँ जी। और उसकी वजह से आप फ्लाइट मेंटेन ना कर सकें ठीक है। या कोई फायर वाला इंसिडेंस किसी तरह से हो जाए किसी, और वो डिफरेंट फेजेस में हो सकता है, टेक ऑफ के वक्त भी हो सकता है, लैंडिंग में भी हो सकता हुँ। है और एयर में भी हो सकता है। ठीक। तो उसमें बड़ा आपको
पहले तो ये कोशिश करता है पायलट के भी उस इमरजेंसी को कंट्रोल कर सके, ठीक है ना? अगर आपका कोई एक इंजन का माल फंक्शन हो गया है तो आप इंजन को दोबारा से रीलाइट भी करने की कोशिश करते हैं, और ये पार्ट ऑफ द इमरजेंसीज होती हैं जो आपको सिखाई और समझाई और पढ़ाई जाती हैं, ठीक। और जिसकी हर रोज़ एक मश्क भी होती है जिसमें आप उसको रिकॉल करते हैं। तो कोशिश तो यही होती है कि उससे रिकवर हो जाए जहाज़। अगर वो नहीं हो सकता तो फिर यू हैव टू मेक द डिसीजन। यू कैन नॉट से कि ये जहाज़ इतना महँगा है और मैंने बेल आउट नहीं करना। आपकी कोशिश ये ज़रूर होती है कि कि मुमकिन वो तौर पर बचा लूँ मैं किसी हाँ, तरह। बचा लूँ और पॉपुलेशन से भी बचा लूँ उसको, जो कि हमारे पायलट्स हमेशा कोशिश में रहे हैं। लेकिन लास्ट ऑफ द रिज़ॉर्ट यू हैव टू बेल आउट एंड यू हैव टू इजेक्ट एंड सेव द पॉपुलेशन। जहाज़ फिर अल्लाह का फ़ज़ल है कि आ ही जाते हैं अल्लाह के बिल्कुल नेमत ठीक कह से, रहे हैं। लेकिन पायलट्स जो है ना वो दे आर मच मोर वो प्रेशियस। भी ऑब्वियसली एक प्रेशियस चीज़ है कि जो इतनी ट्रेनिंग्स दे आर के मच बाद मोर और इतने प्रेशियस। इन्वेस्टमेंट के बाद क्रिएट बहुत होते हैं। बिल्कुल एक पायलट पे अगर मैं आपसे पूछूं कितनी इन्वेस्टमेंट आ जाती होगी आपकी इदारों की एक पायलट पे, सिंगल एक पर्सन पे, एक अगर कैलकुलेटेड आप देखिए कहें जी, कि टेंजिबल तरीके से अगर मैं फिगर्स की बात करूँ तो वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली। पैसों की नहीं होती, जी सर, वो इन्वेस्टमेंट ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ सर। टाइम की भी होती है, इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज की भी होती है, इन्वेस्टमेंट उसकी ग्रूमिंग की होती है, इन्वेस्टमेंट उसके कोर्सेज आप कराते हैं उसकी होती है। तो ये एक ओवरऑल पूरा प्लान होता है। बट अगर आप सिर्फ ज़्यादातर सिविलियंस इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि एक कॉस्ट, हाँ। अब हर जहाज़ की कॉस्ट डिफरेंट होती है। मैं भी कि जो अगर आप तमाम ह्यूमन कॉस्ट लगाएं, मेंटेनेंस कॉस्ट लगाएं, तो एक सॉटी जो एक फॉर एग्जांपल F-16 की होती है, उसमें कम से कम वो $6000 तक की सॉटी होती है वो, ठीक है। ठीक है ना? जिसमें आप मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है, स्पेस सपोर्टेबिलिटी की होती है, फ्यूल की होती है, आपके पायलट जो है उसकी जो, और उनकी जो सैलरीज मिला के अगर आप देखें तो तकरीबन एक पायलट पे आपकी जो कॉस्ट आप कह लें कि एक सॉटी की $5000 तक तो कम से कम आती है, आती है। ठीक है ना? तो उसको आप लगाएं, जो मेरी तरह का पायलट है जिसने कि कम से कम 3500 किए हुए हैं घंटे घंटे, तो उस पर कितनी कॉस्ट आई होगी? अप्रॉक्सीमेटली सर, अगर एस्टिमेटेड तो दे ना देना ही तो हम लगाएं तो बेहतर है नहीं नहीं मेरा लगा ख्याल लेते हैं ना सर, ताकि ये लोगों को भी पता चले कि ये इट्स नॉट इजी। है। इट्स नॉट इजी, इट्स इन्वेस्टमेंट बाय पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल, पीपल पीपल और ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक कह और रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ज़ाइया इसके जब भी जवाब में उनको उस सुरखरू ही करती है। पे बैक वाला एलिमेंट हमेशा से रहा रहा है, है। सर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो कोई कोट कर सकते हैं आप अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली फिगर नहीं, एक? मैं तो मैथमेटिक्स में इतना अच्छा नहीं हूँ। ना ये सर, अब आपको पायलट आपको मैंने कॉस्ट भी बता दी है और वो चलें आप जी, मल्टीप्लाई ये किसी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या कॉस्ट बनती है। जिस तरह उन्होंने कहा 5-6 हज़ार एक सॉटी पे लगते हैं, तो 1000 3,500 घंटे अप्रॉक्सीमेटली इसकी कॉस्ट क्या आएगी, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मेरे बिल में इजाफा हो, क्योंकि कोशिश हमारी ये होती है कि आपके बिल में इजाफा होता रहे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो लोग अब आना चाहते हैं एयरफोर्स में, पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए, और नौजवान नस्ल को पैगाम क्या देंगे? आखिरी सवाल मेरा सर ये आपसे। देखिए जी, एयर फोर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और पाकिस्तान एयर फोर्स मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की का तुर्रा इम्तियाज़ भी है और सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल जिस ठीक। तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरिट बेस्ड है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो कहते हैं ना, वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो जवानों में बहुत पैशन होता है, और मेरा ख़्याल में जिनमें ये पैशन है फाइटर पायलट बनने का या एयर फोर्स ज्वाइन करने का, एयर फोर्स में और भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, तो इससे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है। और इसमें जो है आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती वेरी है, नाइस। आपको हर तरह से ग्रूम किया जाता है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लीडर, एज अ प्रोफेशनल। और मैंने अपनी जितनी भी 41 इयर्स की ज़िंदगी गुजारी है एयरफोर्स माशाल्लाह। में, आई हैव नो रिग्रेट। वाह। मुझे जब भी मौका मिले, मैं अब भी दिल करता है सर अब भी? अपनी अगली ज़िंदगी में भी कोशिश करूँगा कि मैं, हालाँकि आई बिलॉन्ग टू अ डॉक्टर्स फैमिली, माशाल्लाह। इट वाज़ माय ओन चॉइस कि मैंने ये जॉइन की एयर फोर्स, और ये वाक़ई ही एक माँ की तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। और एयर फोर्स ने हमेशा जो है वो प्रोफ़ेशन को बहुत तरजीह दी है, वाह। और मेरा ख़्याल में यही वजह है कि वो हमेशा सुरख़रू हुई है दुश्मन बेहतरीन। के आगे। तो जवानों के लिए मेरा ख़्याल में ये बहुत एक अच्छा
एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ठीक है। वो आखिर में मैं यही कहूँगा कि वो एक इकबाल का शेर है, मुझे बहुत पसंद है जी सर, व्हाई कि नॉट? निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मेरे कारवां के वाह! लिए। बहुत खूब सर। तो एयर फोर्स इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू विल फाइंड ऑल दीज ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किए सारे सिस्टम्स को, वो मुझे लगता है आज से पहले किसी ने नहीं किया होगा, और उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आई होगी आज की ये एपिसोड। मुझे और सर को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह किसी नए स्पेशल गेस्ट के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।